हेलो 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 माय निंजास, हेलो अगेन एंड वेलकम टू आईसीएसई वाला क्लास 9th एंड 10th। तो हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत ही कम टाइम पर रिवीजन कर रहे हैं। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा चैप्टर जिसमें से आपको थोड़ा बहुत नाम याद करना होगा, क्योंकि हम बैक्टीरिया और फंगस की बात करें। तो बैक्टीरिया की जनरल स्टडी और फिर कौन सी ऐसी गुड बैक्टीरिया हैं, इनके क्या यूजेस हैं, क्या हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सेम अबाउट फंजाई। सो लेट अस स्टार्ट। सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, बेटा इसी के अंदर हम फंजाई की बात भी करने वाले हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि दे आर माइक्रोस्कोपिक। पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। तो अगर आप बैक्टीरिया के बारे में देखो, सो इट इज गोइंग टू बी वन शॉट। यहां लिख देती हूं मैं, एक वन शॉट होने वाला है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया इज यूनिसेल्युलर एंड बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक यानी कि डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो पहले हम एक पेज ले लेते हैं, उस पर हम पूरा डायग्राम बनाकर इसके बारे में सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है इसकी क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, कैसे काम करता है। सो बैक्टीरिया अलग अलग शेप और साइजेस का हो सकता है, बट मैं यहाँ पर एक रॉड शेप बैक्टीरिया बना रही हूँ, यानी कि बैसिलस बैक्टीरिया। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। बेटा इसके बाहर इसकी सेल वॉल भी होगी, क्योंकि ये बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट में रहता है तो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं है, बट इसके पास सेल वॉल है विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कि प्रोटीन्स। पेप्टिडोग्लाइकन से इसकी सेल वॉल बनी हुई है, यानी कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से इसकी सेल वॉल बनी हुई है। काफी बार बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए लेयर होती है। ठीक है, ये जो लेयर है या तो ये स्लाइमी हो सकती है, स्लाइमी भी हो सकती है, या फिर हार्ड भी हो सकती है। अगर हार्ड होती है तो इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, जो इसको प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसी चीज है जो हर एनवायरनमेंट में मिलती है। गर्मी में, मतलब इवन इन फायर, इवन इन स्नो, इवन ऑन द सरफेस। सो हर जगह पर बैक्टीरिया आपको मिल सकता है, आपकी स्किन के ऊपर, आपके सलाइवा में, स्कैल्प पर, हर जगह हर तरीके के बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है ये मूव कैसे करता है, हमने पढ़ा है क्लास में। इसके पास एक फ्लैजिला होता है विच इज लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जो सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड ये एक फ्लैजिला है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करेगा। यहां लिख देती हूं, दिस इज फ्लैजिला विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो फ्लैजिला तो लंबा सा प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसके पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिसको हम सिलिया बोलते हैं। सिलिया, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज सिलिया। तो सिलिया और फ्लैजिला दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करेंगे। बट काफी बार ये सरफेस से भी अटैच होता है। सरफेस से अटैचमेंट के लिए इसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एंड इसके पास पिलाई भी होता है फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ बहुत पुराने बैक्टीरियाज होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे एनिमल्स वाली नहीं, बट हाँ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्जुगेशन हम उसको बोलते हैं। उसकी वजह से सेक्सुअल कॉन्जुगेशन करने के लिए इसको पिलाई की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ऑल्सो इट हैज सम अदर स्ट्रक्चर जो कि इसको सरफेस से अटैच करने में हेल्प करेगा। अगर हम बात करें इसके जेनेटिक मटीरियल की, इसका जेनेटिक मटीरियल जो है दैट इज ऑल्सो क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से बना हुआ है, बट इसका सर्कुलर क्रोमोसोम होता है बेटा। ठीक है, इट हैज सर्कुलर क्रोमोसोम, ये इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है। ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसके पास सिंगल है और सर्कुलर है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास एक और तरीके का मटेरियल होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। प्लाज्मिड में इसके पास नॉन एसेंशियल जीन्स होते हैं। देखो क्रोमोसोम के पास जीन्स हैं, ये जीन्स ही इस बैक्टीरिया की सारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, बट इसके अलावा इसके पास एक प्लाज्मिड है जो कि इस मेन क्रोमोसोम के अलावा एक और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है, बट इसके पास कुछ एसेंशियल या इंपॉर्टेंट जीन्स नहीं है। यानी कि अगर मैं इसका प्लाज्मिड निकाल भी दूं तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है बैक्टीरिया मर जाए। इस प्लाज्मिड की हेल्प से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। हमने जो
डायबिटीज पेशेंट को ठीक करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस बनवाए हैं, वो भी बेटा इन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से ही बनवाए हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ बैक्टीरिया ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, उसका जो प्लाज्मिड है उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमने बहुत सारे नए नए वैक्सीनेशंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है। तो प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तुमसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज प्लाज्मिड? इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा बैक्टीरिया की बेसिक बात। इसके अलावा आओ हम देखते हैं, बैक्टीरिया बहुत ही प्रिमिटिव यानी कि बहुत ही पुराने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो 2 माइक्रोमीटर लंबे हो सकते हैं या 0.5 माइक्रोमीटर थिक हो सकते हैं, विच कैन वेरी, चेंज हो सकता है। सबसे छोटा बैक्टीरिया या सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है ये मुझे आप लोग कॉमेंट्स में बताएंगे, एंड उसके बारे में एक और स्पेशल बात हमने क्लास में डिस्कस की हुई है, वो भी आप लोग कॉमेंट्स में लिखेंगे कि कैसी क्या खास बात है उस बैक्टीरिया की। आगे आओ, हर बैक्टीरिया सेल के अंदर एक क्रोमोसोम होता है विच इज नॉट एनक्लोज्ड इन एनी मेम्ब्रेन। बेटा हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है, बट इसका जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। इस एरिया को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, जहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा और साइटोप्लाज्म इसके आसपास थोड़ा बहुत डेंस होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेलीन नहीं होती, यानी कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई, अपैरेटस, ईआर कुछ भी नहीं है बेटा। इसके पास राइबोसोम जरूर है क्योंकि इसको जिंदा रहने के लिए प्रोटीन बनाने हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन मेकिंग में हेल्प करता है, तो राइबोसोम जरूर प्रेजेंट होंगे इसके पास, बट बाकी सेल ऑर्गेनीज मेम्ब्रेन बाउंड इसके पास एब्सेंट होती है। फिर मैम ये जिंदा कैसे रहेगा, जैसे इसके पास तो मैम माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, मैम ये और कैसे काम करेगा? बेटा इसकी सेल मेम्ब्रेन ना अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम मीजोसोम्स बोलते हैं। ये मीजोसोम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन करने में हेल्प करेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा। तो मीजोसोम इसके अंदर एक एसेंशियल स्ट्रक्चर है। बाकी खाना वाना स्टोर करने के लिए इसके पास छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये एनिमल सेल की तरह ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही अपना खाना स्टोर करता है। मैंने इसी स्लाइड में आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। अब आ जाओ हम बात करते हैं इसकी अलग अलग शेप्स की। अगर बैक्टीरिया ऐसे सर्कुलर शेप का है, स्पेरिकल शेप का है, तो हम इसको कोकाई बोलते हैं, कोकाई शेप। अगर रॉड शेप का है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है उसको हम बेसिलाई बोलते हैं। अगर ऐसे सांप की तरह ट्विस्टेड है बेटा तो हम इसको स्पाइरिला बोलते हैं, फॉर एग्जांपल दिस। और अगर ये कॉमा शेप्ड है तो हम इसको विब्रियो शेप बोलते हैं, ऐसा। ठीक है, अब अगर ये अलग अलग पड़े हुए हैं तो आप कॉकस या कोकाई, ठीक है, बेसिलस, बेसिलाई बोल सकते हो। बट अगर ये दो एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे तब हम इसको डिप्लो बोलेंगे। अगर इनकी लंबी सी चेन बन जाएगी तो हम इनको स्ट्रेप्टो बोलेंगे। तो वर्ड स्ट्रेप्टो का मतलब क्या है बेटा? जब एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर है स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी कि स्पेरिकल बैक्टीरिया एक चेन में है। ऐसे ही स्ट्रेप्टो बेसिलाई भी हो सकता है, होंगे रॉड शेप जैसे बट लंबी चेन बना रहे होंगे। सो स्ट्रेप्टो का वर्ड मतलब क्या है? स्ट्रेप्टो मींस चेन और डाई मींस टू, व्हेन टू बैक्टीरियाज आर एसोसिएटेड टुगेदर। यही लिखा हुआ है देखो, अगर पेयर में है तो डिप्लोकोकाई, और अगर लंबी चेन है तो स्ट्रेप्टोकोकाई, और अगर क्लस्टर्स है, गुच्छे में है, फॉर एग्जांपल दिस, तब बेटा हम इसको स्टेफाइलो बोलते हैं। स्टेफाइलो वर्ड का मतलब क्या होता है? क्लस्टर्स, ग्रुप्स में, कोई चेन नहीं बन रही है बट बहुत सारे बैक्टीरियाज एक साथ आ गए हैं। उसके बाद देखो इसके अंदर एक लिविंग सब्सटेंस होगा बेटा, इसके पास प्रोटोप्लाज्म है ही है, उसके अंदर सारा बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, प्लांट्स में सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। इनका जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम बेटा एक ही बात है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन, जो सर्कल में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन सिंगल सर्कल अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन एट सम पॉइंट। जैसे डायग्राम में भी अगर मैं दिखाऊं तो हम इसको अटैच कर सकते हैं एक मेम्ब्रेन से। ये देखो, ये इसकी कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल्स हो सकते हैं जो कि स्टोरेज का काम करेंगे, ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, ये भी स्टोरेज का काम करेंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स। जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं उनके पास क्लोरोफिल है। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल है, ठीक है, जैसे कि ब्लू ग्रीन आल्गी, इसके पास खुद का क्लोरोफिल होता है बेटा। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं। इनके ऊपर एक स्लाइमी प्रोटेक्टिव लेयर हो सकती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। सेल वॉल के बाहर होती है वो लेयर, इनको हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है।
बैक्टीरिया जो है वो विंड वाटर के कांटेक्ट से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इनके पास एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल वॉल को चीरता हुआ, कैप्सूल को चीरता हुआ बाहर तक निकलता है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। ये ऐसे सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है, इसको हम लैशिंग मूवमेंट बोलते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला की बात हो रही है। अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो बेटा इनका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब सड़ती और गलती हुई चीजों के ऊपर सरवाइव करते हैं। कोई चीज अगर तुम देखते हो कि भाई एप्पल खराब हो गया है तो उसके ऊपर बेटा बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, फंगस भी, इनफैक्ट फंगस का भी न्यूट्रिशन ऐसा ही है, सड़ती और गलती हुई चीजों पर ग्रो करेगी। वहीं पर पैरासिटिक की बात करें यानी कि दूसरे की बॉडी के ऊपर आ गई है, किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर या फिर किसी और बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर ये चली जाती है, इसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी कि होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी से उसका न्यूट्रिशन ले लेती है। हमारे माउथ में अभी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हमारी स्किन पर अभी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। नाउ देयर आर न्यूट्रिशन की, अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर चुके हैं, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो क्या मैम बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए? बेटा दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एरोब्स जिनको ऑक्सीजन चाहिए और एनारोब्स जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना वो आपको बहुत ज्यादा सॉइल की डीप लेयर्स में मिलेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, या फिर तुम आगे जाकर पढ़ोगे जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ते हैं उसके अंदर भी कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो बहुत सारे बैक्टीरियाज में देखा जाता है वो है बाइनरी फिजन, जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। कैसे होता है बाइनरी फिजन? बाई मीन्स टू, फिजन मतलब टूटना। ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर ही इनका न्यूक्लियोइड है। अब ये पहले तो न्यूक्लियस नहीं, जेनेटिक मटेरियल को एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करके दो पार्ट्स में भेज दिया। उसके बाद तुम देख रहे हो उनकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी टूट रही है और धीरे धीरे ये दो नए बैक्टीरिया के अंदर चेंज हो गया है। बेटा दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ मीजोजोम्स। मीजोजोम्स इसको ये बाइनरी फिजन करने में हेल्प कराते हैं। द सेल एक्सपैंड्स एंड द 2 DNA आर पुल्ड अपार्ट। सेल मिडल से कट जाता है दो सेल्स के अंदर। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया द 2 डॉटर सेल्स में रिमेन अटैच टू ईच अदर। जैसे कुछ हो सकते हैं जो यहीं पर रुक जाएंगे और यहीं से फिर ये आगे बाइनरी फिजन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ हैं जो यहीं पर सेपरेट हो गए और फिर से आगे बाइनरी फिजन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक इनका रिप्रोडक्शन था। फिर कुछ बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो सेक्सुअल कॉन्जुगेशन करते हैं। बेटा सेक्सुअल कॉन्जुगेशन कैसे होता है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इनके पास एक एफ प्लाज्मिड होता है, एक प्लाज्मिड होता है, ठीक है, जिसको हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड डीएनए है, और यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जिसके पास ये प्लाज्मिड डीएनए नहीं है। जिसके पास है उसको एफ पॉजिटिव बोल दो, जिनके पास ये एफ प्लाज्मिड नहीं है उनको एफ नेगेटिव बोल दो। अब ये सेक्सुअल कॉन्जुगेशन के टाइम पर इस एरिया से, इसको हम पिलाई बोलेंगे, पिलाई की हेल्प से अपना एफ प्लाज्मिड इंसर्ट करा देता है एक एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। कैसे करेगा? पहले तो बेटा ये एक इसकी कॉपी बनाएगा, अपने एफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड की एक कॉपी बना लेता है और इसी कॉपी को ये ट्रांसफर कर देता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है। यानी कि इसने अपने जैसे और कॉपीज बना ली। तो बहुत ही पुराना मेथड है, इसको हम सेक्सुअल कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसने अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया है और जो हेल्प करता है स्ट्रक्चर उसको हम पिलाई बोलते हैं। तो अगर तुम इस डायग्राम में देखो, सो हाईली प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो बैक्टीरिया अलग अलग स्ट्रेन के होंगे और बाद में सेम स्ट्रेन के हो जाएंगे। जैसे पहले एफ प्लाज्मिड था, पॉजिटिव था, उसने सेक्सुअल कॉन्जुगेशन एफ नेगेटिव के साथ किया, बाद में दोनों ही एफ पॉजिटिव हो गए क्योंकि अपना एफ प्लाज्मिड पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को भेज दिया था, तो लेटर ऑन दोनों ही पॉजिटिव हो गए। द प्लाज्मिड अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड के बारे में पूछा जाता है। एक छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल है, क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है और यही ट्रांसफर किया जाता है नेगेटिव वाले के अंदर, जैसे इस डायग्राम में है। अब हम बात करते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। क्या ये जो एंडोस्पोर बनता है ये मेन मेथड है रिप्रोडक्शन का? नो, ये बेटा इनका एक
सेव करने का तरीका है हार्श एनवायरनमेंट से। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये एक मेन मेथड है रिप्रोडक्शन का? सो द आंसर इज नो। एक्चुअली एंडोस्पोर बनता है उस कंडीशन में जहां पर बैक्टीरिया जो है वो डाई कर रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन है। तो क्या करेगा देखो उस टाइम पर, एक बैक्टीरिया है जिसको पता है कि अरे यार उसको वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल और अपने सेल का कंटेंट एक जगह एक हार्ड लेयर में प्रोटेक्ट करा देता है। इसने अपना सामान जो भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसने एक जगह कंसंट्रेट किया और उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से ये सारी लेयर इसकी टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी, बट बचेगा क्या? ये स्पोर। ये जो स्पोर है ये बहुत ही हार्ड लेयर से कवर होता है। इस स्पोर को हम रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। जब भी फिर से इसको बेटा फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ना, तो उन फेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर फिर से ग्रो कर सकता है। बॉईल करने पर, हाई टेम्परेचर पर भी ये स्पोर जो है वो मरते नहीं हैं। हालांकि अगर हम खाना है कोई, ठीक है, उसके ऊपर ये वाले स्पोर्स हैं, तो अगर हम उसको प्रेशर कुकर में कुक करेंगे तो ये स्पोर्स ज़रूर मर जाएंगे। बट देयर आर केसेस जब हाई टेम्परेचर और बॉईल करने पर भी ये स्पोर्स जो हैं वो मरते नहीं हैं। क्यों नहीं मरते हैं? बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय अ थिक वॉल। इनके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है। इन्होंने यहाँ पे देखो अपना सारा एक सामान स्पेरिकल मास में इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। देन कम्स इसके क्या फायदे हैं? ये बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस में सरवाइव कर पाएंगे, हाई टेम्परेचर बॉइलिंग या फ्रीजिंग वाली जगह पर भी सरवाइव कर पाएंगे। इतना ही नहीं बेटा, अगर तुम हार्श केमिकल्स भी डालोगे इसके ऊपर तो भी ये मरेगा नहीं। देन एंटीबायोटिक्स, अब हम इसके यूजेस की बात कर रहे हैं। देयर आर सम गुड बैक्टीरिया एंड सम बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया और फंगस दोनों को ही यूज करके दवाइयां बनाई जाती हैं। जब तुम बीमार होते जाते हो ना डॉक्टर के पास, वो कलरफुल तुमको दवाइयां बोलता है और बोलते हैं 5 दिन तक लेनी है। दोज आर एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स इन्हीं गुड बैक्टीरिया से बनाई गई है। गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को मार सकता है, ठीक है। तो हमने ये स्टडी करके एंटीबायोटिक्स बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 एंटीबायोटिक्स जो तुमको पढ़ने हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन। पेनिसिलिन इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज फंगस, बट आपकी बुक में यहां भी इसका जिक्र होता है तो ये स्लाइड में आपको दिखेगा। आगे आओ, पेनिसिलिन फंगस की बात कर रहे हैं, आओ यहीं पर पढ़ लेते हैं। ये एक एक्सीडेंटल बेटा स्टडी हुई है। ये जो एंटीबायोटिक बनी ये एक फंगस है। ये हमारे साइंटिस्ट है जिनका नाम था अलेक्जेंडर पेनिसिलियम, ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बेसिकली हुआ क्या, उन्होंने कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को, वो अपनी लैब में काम कर रहे थे और कुछ बैक्टीरिया होता है ना काम करते हैं और पेट्री डिश होती है, कटोरी जैसी चीज होती है जिसमें वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसको वॉश करके उन्होंने नहीं रखा और वहां पर कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग गई। बट धीरे धीरे वो बैक्टीरिया मरने लग गए किसी और चीज की ग्रोथ की वजह से। एंड लेटर ही गॉट टू नो दैट इट इज एक्चुअली अ फंगस जिसको हम पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम बोलते हैं। नोटेटम इज द ओल्ड नेम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम इज द न्यू नेम। ही डिस्कवर्ड कि ये जो मोल्ड बना है वो सप्रेस कर रहा है दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो यहाँ से इनको पता चला कि अच्छा एक फंगस जो है वो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकती है, दूसरी चीजों की ग्रोथ को रोक सकती है, ठीक है। तो फिर इसके लिए इनको बाद में अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे बेटा। पेनिसिलियम सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, उसके बाद एक और एंटीबायोटिक आई जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेलमैन वॉक्समैन करके साइंटिस्ट थे, सेम तरीके से उन्होंने भी एक और एंटीबायोटिक डिस्कवर करी जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। बट ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से बना है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम फंगस है, ठीक है। नाउ इसका जो सोर्स था वो कौन सा बैक्टीरिया था? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। यहाँ पे एक टेबल में हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। पेनिसिलिन तो हमने पढ़ लिया, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम फंगस से निकली है, टेटनस और डिप्थेरिया नाम की बीमारी को ठीक करती है। वहीं पर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस नाम के बैक्टीरिया से आई है, ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करती है। बेटा ट्यूबरक्यूलोसिस जब बहुत ज्यादा कॉफ हो जाता है, ये बैक्टीरिया से होने वाला है। फिर उसके बाद है बेटा क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस, टाइफाइड को ठीक करता है। देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। इमेजिन करो एक टाइफाइड से बेचारा बीमार बच्चा है, कोई टाइफाइड हो गया उसको, बट उसको साइकिल चलाना बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो टेट्रासाइक्लिन, तो साइकिल पर जाता है, तुम ऐसे याद कर सकते हो। एरिथ्रोमाइसिन
एरिथ्रोमाइसिन जिस बैक्टीरिया से आया है उसका नाम है सैक्रोपोलिस्पोरा एरिथ्रेई, जो रिकेट्सियल फीवर को ट्रीट करता है। रिकेट्सियल फीवर के अंदर ऑब्वियसली फीवर आएगा, हेडेक होगा बेटा, लिम्फ नोड्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो सकता है, ये चूहे वगैरह से फैलने वाली बीमारी होती है। एंड ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो तुमको ये करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट 1-2 बार रीड करोगे तो हो जाएगा, एंड पूरी स्पेलिंग लिखने के चांसेस कम है। आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मूविंग ऑन, क्राइटेरिया फॉर गुड एंटीबायोटिक। एक गुड एंटीबायोटिक वो है जो ज्यादा साइड इफेक्ट्स ना दे, प्लस वो हमारे बॉडी के सेल्स को ना मारे। हम दवाइयाँ ले रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया सिर्फ बैड बैक्टीरियाज को ही मारे और अलग अलग तरीके के बैड बैक्टीरियाज को किल कर सके और हमारी बॉडी के सेल्स को किल ना करे। तो दीज आर द 2 क्राइटेरिया जो एक गुड एंटीबायोटिक के अंदर होते हैं। फिर आता है सीरम। सीरम क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर ना कुछ सेल्स हैं और एक लिक्विड पार्ट है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर एक ब्लड को क्लॉट करने वाला फैक्टर होता है जिसको फाइब्रिनोजेन बोलते हैं। ये ब्लड को क्लॉट करता है जब हमें चोट लग जाती है। अभी ये इनएक्टिव पड़ा है, बट जैसे ही चोट लगेगी तो ये क्लॉट बनाने में हेल्प करेगा। नाउ व्हाट इज सीरम? आप ब्लड में से सबसे पहले तो सेल्स हटा दो। सेल्स हटा दिया तो क्या बचा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को हटा दो। उसके बाद जो बची हुई चीज है उसको हम सीरम बोलते हैं। सीरम मीन्स ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच फाइब्रिनोजेन हैज बीन रिमूव्ड। यानी कि सीरम के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारा पानी है, कुछ बेटा सॉल्ट्स होंगे, छोटे छोटे प्रोटीन्स हो सकते हैं, तो बड़े स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है। नाउ इट कंटेन्स न्यूमरस केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स। आपकी बॉडी, आपके वाइट ब्लड सेल्स दुश्मनों से यानी कि बैक्टीरियाज वगैरह से लड़ने के लिए, एक डिफेंस के लिए हथियार बनाते हैं जिनको एंटीबॉडीज बोलते हैं। वो एंटीबॉडीज इस सीरम के अंदर ही होती है। दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम। इसीलिए बेटा आप इस चैप्टर के अंदर ये सीरम वर्ड पढ़ रहे हो। सो एंटीबॉडीज आर लाइक हथियार जो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स ने बनाए हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स बेसिकली बैक्टीरिया एक फॉरेन पार्टिकल है जिसको हम एंटीजन बोलेंगे। उसके साथ साथ बैक्टीरिया अपने अंदर से बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। जो बैक्टीरिया ने केमिकल्स बनाए हैं उसको टॉक्सिन्स बोलते हैं। टॉक्सिन्स आर द पॉइजनस प्रोटीन्स रिलीज बाय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग देयर ग्रोथ अपॉन देयर ब्रेकडाउन आफ्टर दे डाई। बैक्टीरिया मान लो खुद तो मर गया, ठीक है, हमारी बॉडी ने लड़ लिया उससे, बट वो फिर भी उसके बाद कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर सकता है। तो हमारी बॉडी टॉक्सिन से लड़ने के लिए एंटी टॉक्सिन्स बनाती है। देखो बैक्टीरिया जो दुश्मन है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज, और बैक्टीरिया ने जो गंद फैलाया है, जो जहर रिलीज किया है, उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एंटी टॉक्सिन्स बनाती है। तो इट इज द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन एनिमल बॉडीज व्हिच रिएक्ट विद दिस पॉइजन एंड हैविंग बेसिकली इट किल्स इट। टॉक्सोइड्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स जो है वो जहरीले सामान है ना, जो बैक्टीरिया ने रिलीज करा। हम इसी पॉइजनस केमिकल्स को अगर लंबे टाइम तक सेव करके रख लें तब हम उसको टॉक्सोइड्स बोलते हैं। तो हमने इसी टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दिया, यानी कि अपना असर ना दिखाए, और बेसिकली ये एंटीबॉडीज बनवा सके बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इम्यूनिटी जिस तरीके से काम करती है, जिन बच्चों ने अभी तक शायद वो बैच में नहीं है और पहली बार इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनो। होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब भी पहली बार इन्फेक्शन आता है, मान लो कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाएंगे और उससे लड़ने के लिए, उसके टॉक्सिन से लड़ने के लिए एंटी टॉक्सिन्स बनाएंगे। ठीक है। अब हमारे इसके साथ साथ एक मेमोरी भी क्रिएट होती है कि देख लिया जाता है, अच्छा ये वाला बैक्टीरिया इस टाइम पर आया था और इसको इस तरीके की एंटीबॉडीज से मारा गया था। ये मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी को, वाइट ब्लड सेल्स को, इम्यूनिटी को टाइम नहीं लगेगा लड़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड हैं उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। ठीक है। नाउ होता क्या है, जब पहली बार बैक्टीरिया आया तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लग गया। दूसरी बार आया तो एंटीबॉडीज तैयार हैं तो हम बीमार नहीं होते। पहली बार जब आया तो वी गेट वेरी सिक। साइंटिस्ट को जैसे ये बात पता चली, इसको यूज करके इन्होंने वैक्सीनेशन बनाई। क्या किया गया, जान के ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज को बॉडी के अंदर डाला गया।
बट उनको बहुत मार के डाला गया, ठीक है, मतलब किल करके डाला गया कि बस प्रोटीन चला जाए उनका बॉडी के अंदर, या फिर उनको बहुत कम मात्रा में डाला गया। ये जान के इसलिए किया गया कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को हम पहचान करा सके कि देखो ये दुश्मन मार्केट में घूम रहा है, तुम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दो। तो बेटा इसी को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। टॉक्सॉइड हमने इसीलिए प्रिपेयर करे क्योंकि हमको पता है कि बैक्टीरिया बॉडी में जाकर टॉक्सिन्स बनाता है, तो क्यों ना हम जान के ये टॉक्सिन्स ऑलरेडी स्टोर कर लें और जान के बॉडी के अंदर बॉडी को प्रिपेयर कर दे, बॉडी के अंदर डालकर प्रिपेयर कर दे कि एंटी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर बन सके। तो मान लो तुम चाहते हो कभी तुमको टेटनस और डिप्थीरिया जैसी बीमारियां ना हो, तो जो इंजेक्शन लगता है, वैक्सीनेशन लगती है, उसमें बेटा ये बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। हम इसमें या तो बहुत कम बीमार होंगे या बीमार नहीं होते हैं, इससे हम बिल्कुल बीमारी से सफ़र नहीं करते हैं, लॉन्ग टाइम हम इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये एक तरीका है हमारी इम्यूनिटी को दुश्मन से पहचान कराने का और एडवांस में उनसे हथियार बनवाने का, ठीक है, कि हमारी बॉडी पहले से ही रेडी रहे। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मैं तुमको बता रही थी, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर जो इसका प्लाज्मिड है ना बेटा, उस देखो हमने क्या किया इसके अंदर, हमको पता है ई कोलाई बैक्टीरिया है, बहुत तेजी से डिवाइड करता है, हमें पता है इसके पास एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड भी है, हमको उसी प्लाज्मिड के अंदर अपनी बॉडी का एक जीन डालना है और उसकी कॉपीज बनवानी है। सो दिस इज हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क्स। मैंने एक इंसुलिन बनाने वाला जीन निकाला और इस ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। अब ये उसी प्लाज्मिड के अंदर जो जीन है वो एंट्री हो गई उसकी, अब वो प्लाज्मिड की कॉपीज बनती रहेंगी। उस कॉपी को मैंने बाहर निकाला और फिर उन लोगों के अंदर डाला जिन बेचारों के अंदर इंसुलिन जीन नहीं प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क्स। इट इज पॉसिबल ड्यू टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक बैक्टीरिया है जिसको हम एस्चेरिशिया कोलाई बोलते हैं, ई कोलाई बोलते हैं। यहाँ पर हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, बहुत रैपिडली ग्रो करता है, फिर उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इंसुलिन पहला ऐसा सब्सटेंस था बेटा जो बनाया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये डायग्राम देख के घबराना मत, इस डायग्राम में अगर तुम ध्यान से देखो, ये ह्यूमन सेल है, हमने ह्यूमन के सेल से इंसुलिन का जीन निकाल लिया, फिर ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है, ई कोलाई के प्लाज्मिड को काटा और उसके अंदर इंसुलिन जीन डाल दिया, फिर देखो इसी को लेकर कॉपीज बनाए जा रहे हैं। यही सारी कॉपीज अपने को चाहिए थी, अब हम इसको यूज करेंगे लोगों को ठीक करने के लिए। देन प्रोडक्शंस ऑफ टॉक्सिन्स, इसमें क्या होता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कैसे कराएंगे हम हमारी बॉडी में तो जान के टॉक्सिन्स नहीं प्रोड्यूस कराते हैं, बट जिन एनिमल का साइज बहुत बड़ा है जैसे कि हॉर्स, उसकी बॉडी के अंदर बेटा हम जानकर स्नेक का पॉइजन डाल देते हैं। जैसे देखो हमारी बॉडी में स्नेक का पॉइजन जाएगा, हम मर जाएंगे, बट जो हॉर्स है या फिर काउज हैं उनकी बॉडी बहुत बड़ी है और उनके अंदर खून बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बहुत ही कम हम उनके अंदर स्नेक का जहर डाल देते हैं। अब इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हथियार बनाएंगे इस टॉक्सिन से लड़ने के लिए, यानी कि एंटी टॉक्सिन्स बनाएंगे। अब हमने जान के ये काम किया कि इस एनिमल की बॉडी एंटीटॉक्सिन्स बना सके। अब हम इन एंटीटॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेंगे और जिन लोगों को सही में बेचारे को स्नेक काट जाता है या पॉइजन उनकी बॉडी में चला जाता है तो उनको हम इन एंटीटॉक्सिन्स से ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ एंटीटॉक्सिन्स वर्क। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन जानकर उस जर्म को, बैक्टीरिया को या वायरस को किल करके दवाई बनाई गई है उसकी, और वो जानकर बॉडीज के अंदर डाला जाता है कि आपका वाइट ब्लड सेल्स या आपका इम्यूनिटी प्रिपेयर हो सके और हथियार बना सके। इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड जर्म्स, या तो कमजोर जर्म्स डाल सकते हो या तो उनको मार कर डाल सकते हो, ठीक है, ताकि हम रेजिस्टेंस डेवलप कर सके। इसी को वैक्सीनेशन भी बोलते हैं बेटा। जैसे कोरोना वायरस आया था, सबसे पहले कोविड वायरस आया, बहुत सारे लोग बहुत परेशान हुए एंड सो मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस, बट उसके बाद वैक्सीनेशन आई। वैक्सीनेशन में हमने क्या किया, कोविड वायरस को किल करके लोगों की बॉडी में डालना शुरू करा। किल करके डालेंगे तो इतना कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सच में जब वायरस जा रहे हैं तो वो तो कॉपीज बना रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उस टाइम पर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक पड़ गया है। बट अगर तुम दूर से ही थोड़ा सा दिखा दो कि भाई देख ये दुश्मन है, अब तू अपने हथियार बना ले उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा इम्यून सिस्टम हावी हो जाता है इन वायरसेस के ऊपर और बैक्टीरियाज के ऊपर। तो वैक्सीनेशन बेटा इसी को बोलते हैं। एंड यहाँ पर वैक्सीन बहुत सारी बीमारियों की अवेलेबल है, चाहे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हो, चाहे वायरस से होने वाली बीमारी हो, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इनकी वैक्सीनेशन होती है। बच्चा जब
पैदा होता है तो बेटा डॉक्टर्स डेट्स देते हैं कि आपको इस दिन इसकी वैक्सीनेशन लगवानी, बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं पैदा होने बच्चे को, वो वैक्सीनेशन इसी चीज़ की होती है। और जो बेटा पोलियो की वैक्सीन, पोलियो की ड्रॉप्स आपने पी होंगी, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं। ऑन इंजेक्टिंग देम इनटू द बॉडी पर्सन गेट्स द डिसीज इन माइल्ड फॉर्म। अगर पर्सन इसकी वजह से बीमार भी हो रहा है, क्योंकि हम डिसीज को जानकर डाल रहे हैं, बट बहुत ही कम बीमार होता है, इतने कोई सिम्टम्स नहीं आते कि पर्सन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़े, बट बॉडी स्टिमुलेट हो जाती है और बॉडी एंटीटॉक्सिन्स बना लेती है। एंटीटॉक्सिन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आगे जाकर ये बीमारी ना हो। कॉमन वैक्सीन्स, यहाँ से वन वर्ड के क्वेश्चन बन सकते हैं। किल्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारकर हमने टीएबी वैक्सीन बनाई है जो टाइफाइड के लिए है। एंड लिविंग वीकेंड बैक्टीरिया के लिए हमने बीसीजी वैक्सीन बनाई है जो ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए है। दोनों 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। बीसीजी की फुल फॉर्म तुम लोग लिखोगे, बैसिलस ऑफ कैलमाइट क्यूरिन, ठीक है। फिर आती है बेटा हमारी नाइट्रोजन फिक्सिंग साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल। क्या है ये नाइट्रोजन साइकिल? बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। साइकिल कैसे स्टार्ट होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है N2 की फॉर्म में, और जो प्लांट्स हैं उनको ये नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में लेना नहीं आता है, ठीक है। उनको NO2 या NO3 की फॉर्म में, या तो NO2 दे दो या NO3 दे दो या NH3 दे दो, इस फॉर्म में ये इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नाइट्रोजन इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेचारे प्लांट्स जो है वो सोचते रहते हैं कोई इनकी हेल्प कर दे। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में जगह होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया उनकी रूट्स में आना शुरू कर देता है, रहना शुरू कर देता है, और प्लांट्स बदले में बोलते हैं कि तुम्हारी रूट्स में रह रहा है, हमारे लिए मदद कर। वो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। राइजोबियम इज फाउंड इन द स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि बीन्स वगैरह जो होती है। दीज बैक्टीरिया पिक अप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूबल नाइट्रेट्स। ये सॉल्यूबल नाइट्रेट एक ऐसी फॉर्म है जिसमें प्लांट्स इसको नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। दीज नाइट्रेट्स आर यूज बाय द प्लांट एंड अदर प्लांट्स सोन लेटर इन द सेम सॉइल। आगे आ जाओ। उसके अलावा है नाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं बेटा जो N2 को NO2 और NO3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिनको हम नाइट्रेट्स बोलते हैं, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया बनाना, ठीक है, NH3 बनाना। कुछ बैक्टीरिया होते हैं फर्स्ट कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया। सबसे पहले जो नाइट्रोजन का कचरा है वो NH3 में कन्वर्ट होता है, फिर अमोनिया को बाद में कन्वर्ट किया जाता है NO2 और NO3 में। NO2 और NO3 में अमोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल ये काम कौन से बैक्टीरियाज कर रहे हैं बेटा? नाइट्रोसुमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोकोकस भी होता है इसके अंदर। देखो NH3 को NO2 में कन्वर्ट करने का काम है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ये दो बैक्टीरिया NH2 को NO2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर NO2 को NO3 में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर आता है, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो ये काम कर रहे हैं। अब बेसिकली द पॉइंट इज कि हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज तो कर लिया, बट साइकिल है, यानी कि जिस फॉर्म में यूज किया है हमको वापस भी भेजना है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास। ये क्या करेगा बेटा? ये ब्रेक डाउन करेगा NO2 और NO3 का और वापस इनसे ऑक्सीजन हटा देगा, N2 में कन्वर्ट कर देगा। नाउ दिस इज डन बाय स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का क्या रोल है इंडस्ट्री में? अलग अलग चाय के फ्लेवर्स जो बनते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज बैक्टीरियाज, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टी। इसको हम टी क्योरिंग बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया बीमार भी कर रहे हैं तो कुछ बेटा अच्छे भी हैं, हमारी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। लेदर टैनिंग क्या होता है कि आपको पता है एनिमल्स की स्किन से लेदर बनता है, तो उस स्किन से
बेसिकली बैक्टीरिया उसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं एंड हमारे यूज़ के लिए कन्वर्ट करा देते हैं। लेदर टैनिंग इंडस्ट्री होती है। इट इज़ फर्स्ट डन बाय सनलाइट। पहले तो सनलाइट में एनिमल की स्किन को रख देंगे जिससे बहुत ज़्यादा उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स मर जाएं, बट उसके बाद कुछ और बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो और उस स्किन को लेदर में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो लेदर टैनिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। देन स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय बैक्टीरिया। अब हम इनकी गंदी बातें पढ़ेंगे, बहुत परेशान भी करते हैं ये। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हमारा फूड को, मिल्क को, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खराब कर देता है, डीके कर देता है। सम कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फूड पॉइजनिंग को बॉटुलिज्म बोलते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बोटुलिनम से ही तुमको याद रह जाएगा बोटुलिज्म। बीमारी का नाम बोटुलिज्म है, बैक्टीरिया का नाम बोटुलिनम है। ठीक है, ये बेटा पैक्ड फूड के अंदर आपको मिल सकता है, या फूड बहुत पुराना हो गया होता है ना, बाहर का खा लेते हैं, पुराना खाना खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है जिसमें वॉमिटिंग, डायरिया। सो इट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें फूड प्रिजर्वेशन की, तो हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? आप फूड को बॉईल करो या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रखो, जिसको हम स्टरलाइजेशन भी बोलेंगे। ये बैक्टीरिया को मार सकता है बट स्पोर्स नहीं मरते हैं। तो स्पोर्स को मारने के लिए बेटा फिर हम इसको प्रेशर कुकर वगैरह में खाने को हम यूज़ करते हैं ना, हाई टेम्परेचर पर ले जाओ। ठीक है, हाई टेम्परेचर जैसे कि प्रेशर कुकर में कुकिंग करना, इससे बैक्टीरियाज भी मर सकते हैं, स्पोर्स भी मर सकते हैं। कैनिंग इंडस्ट्री, जो खाना कैन में आता है, दैट फूड इज हीटेड फर्स्ट। उसको पहले गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया मर सके, उसके बाद फिर उसको फूड को पैक किया जाता है बेटा। दूसरा तरीका ये है, पहले तो स्टरलाइजिंग कर ली, हाई टेम्परेचर पे गर्म कर लिया, उसके बाद उसको पैक किया। दूसरा तरीका है हमारे पास सॉल्टिंग, नमक डाल दो। आप नमक डाल के हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। इट इज कॉमन मेथड जिसमें हम फिश, पिकल्स, अचार, चीज एंड ऐसी बहुत सारी चीजें लंबे टाइम तक चला सकते हैं। हम इसमें नमक डाल देते हैं जिसको हम अगेन क्योरिंग बोलते हैं। आगे आ जाओ, डिहाइड्रेशन, पानी नहीं होगा, बैक्टीरिया कैसे जिंदा रहेगा? बिना पानी के बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता है। तो बेटा मोस्ट माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। सो ड्राइड मिल्क पाउडर, मिल्क तो 2-3 दिन तक ही चलता है, पर मिल्क पाउडर आप देखते हो पैकेट्स में लंबे लंबे टाइम तक आता है, क्योंकि उसमें से हमने बैक्टीरिया को हटा दिया है। कैसे हटा दिया? पानी हटा दिया। अब ड्राई फॉर्म में तो पानी आता ही नहीं ड्राई फॉर्म के ऊपर। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए। नमी मतलब एयर में पानी होना चाहिए। हम रेडिएशन भी यूज कर सकते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशन होती है जो फूड पर डाली जाती है, जो बेटा बैक्टीरिया को किल कर देगी, बट ये इतनी ज़्यादा सेफ नहीं होती है। हम फूड के लिए इतने ज़्यादा रेडिएशंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम गोडाउन्स को, है ना, जहाँ पर स्टोरेज हाउसेज होते हैं, वहाँ पर हम ज़रूर रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं या फ्यूमिगेशन करते हैं, केमिकल्स का छिड़काव करते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पर ना हो। जहाँ पर अनाज स्टोर होता है, सब्जियाँ स्टोर होती हैं, बट फूड पर इतना ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो होती हैं, दैट इज़ यूज टू स्टरलाइज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, बट ऑल्सो किलिंग मोल्ड स्पोर्स इन बेकरीज। खाने की जहां पर जगह है, पब्लिक एरियाज हैं, हॉस्पिटल है, वहां पर हम रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूवी लाइट। पेस्चराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घरों में जो दूध आता है पैकेट में, बेटा वो ऑलरेडी पेस्चराइज्ड मिल्क होता है, यानी कि अगर हम उसको बॉयल ना करें और डायरेक्ट कंज्यूम कर लें, देन इट इज ऑल्सो सेफ। जब वो मिल्क काओ, बफेलो, जहाँ से भी वो मिल्क आ रहा है उसको लिया गया, उसके बाद बेटा इसको बहुत गर्म टेम्परेचर पे बॉईल किया गया, फिर तुरंत इसको ठंडा कराया गया। ये प्रोसेस बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है एंड दिस इज पेस्चराइजेशन। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पार्शियल मतलब आधी अधूरी स्टरलाइजेशन है, हालांकि काफी अच्छी लेवल पर दूध साफ हो जाता है। मिल्क के लिए हम इसको करते हैं, यूजुअली मिल्क को हाई टेम्परेचर पर हीट किया 60 से ज़्यादा एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स एंड देन अचानक से इसको ठंडा किया जाता है। पेस्चराइजेशन किल्स मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड इंक्लूडिंग द डिसीज कॉजिंग वंस, बट इट डज नॉट कंप्लीटली स्टरलाइज, बट मैक्सिमम स्टरलाइजेशन बेटा इससे हो जाता है। एंड अगर आप मिल्क को बॉयल करके रखते हो तो वो लंबे टाइम तक चलता है, बिना बॉयल करके रखते हो तो वो खराब हो जाता है।
फिर है बेटा रेफ्रिजरेशन, ठंडे टेम्परेचर पर रख दो, माइक्रोब्स ठंडी जगह पर भी ग्रो नहीं करेगा। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं, थोड़े टाइम तक हमारी सब्जियां है ना और फ्रूट्स वगैरह चल जाते हैं। एंड वहीं पर अगर -20 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस है तो लंबे टाइम की स्टोरेज होती है। जैसे हमारे घरों में भी मम्मी को जो लंबी चीज चलानी है वो फ्रीजर में रख देगी और जो थोड़े टाइम तक चलनी है वो नॉर्मल फ्रिज में होता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन एंड केमिकल्स, जैम्स, पिकल्स, है ना, जैम्स एंड पिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट रिस्पेक्टिवली, जिसकी वजह से हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाता है एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। कुछ हम केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिसको हम सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। तो बेटा पैक्ड फूड में ये सोडियम बेंजोएट नाम का प्रिजर्वेटिव होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं करेगा, तभी आप पैकेट वाली चीजों को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बैक्टीरिया कुछ बीमारियां भी कॉज करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में। प्लांट्स के अंदर क्या है देखो, ब्लैक रोट ऑफ मस्टर्ड एंड कॉलीफ्लावर, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ काउपी, लोबिया जिसको हम बोलते हैं। बेटा ये बैक्टीरिया प्लांट्स में भी बीमारियां कर रहा है जैसे कि एनिमल्स में भी कर रहा है। प्लांट्स में देखो बैक्टीरियल ब्लाइट या फिर ब्लैक रॉट जो इसके अंदर हो गया। एनिमल्स में बीमारी करता है एंथ्रेक्स, काउस के अंदर ये बीमारी हो जाती है जिसमें वो खाना पीना छोड़ देती है बेटा, काउस वगैरह, ठीक है, एंड खाना पीना छोड़ देगी, बीमार है तो मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। बोवाइन ट्यूबरक्यूलोसिस भी हो सकता है डॉग्स के अंदर, ठीक है, या फिर कुछ एनिमल्स के अंदर जिसमें लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर बेटा बहुत ही ड्राई खांसी हो जाती है। उसके अलावा ह्यूमंस में काली खांसी एंड कॉलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्थीरिया, टाइफाइड, न्यूमोनिया, टेटनस, ये सारी बीमारियां भी बैक्टीरिया से होती हैं। हालांकि आपके सिलेबस में आगे सारे चैप्टर्स वही हैं जिसमें आप इन सारी बीमारियों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बायो वेपन में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। जर्म बॉम्ब्स, मतलब सोचो बैक्टीरिया एक जगह पैक किया और किसी देश में या किसी जगह पर फेंक दिया, वो बायो वेपन है। जैसे हमारा कोविड वायरस भी एक तरीके का बायो वेपन ही था, है ना, यही तो क्लेम कर रहे हैं। हालांकि कुछ हमारे पास प्रूफ नहीं है एंड प्रूफ है भी तो डिनाइड है, बट इट हैज़ हैपेंड, है ना। हम यही मान रहे थे ना सबसे पहले कि बहुत सारे कंट्रीज को ख़त्म करने के लिए वुहान चाइना से ये कोविड वायरस आया था। चलो फंगस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फंगस का यूजफुल रोल हम देखेंगे, बट अगर आप फंगस का मेन डायग्राम देखो, फंगस एक्चुअली दो है। एक है यूनिसेलुलर फंगस जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, और दूसरी फंगस होती है मोल्ड की फॉर्म में। इसमें क्या होता है, डायग्राम देखो बेटा, इसके पास भी रूट लाइक स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ठीक है, जिसको हम राइजोपस बोलते हैं। फिर इसके ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हाइफेई बोलेंगे। हाइफेई के ग्रुप को माइसीलियम बोलेंगे। और इसके ऊपर ऐसे ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको स्पोरांजियम बोलते हैं। और इस स्पोरांजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। जब तक इन स्पोर्स को बढ़िया कंडीशन नहीं मिलती तब तक तो ये इस कवरिंग के अंदर पड़े रहेंगे। जैसे इनको बढ़िया कंडीशंस मिलती है, स्पोरांजियम फट जाता है और स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। जहां जहां ये स्पोर्स गिरते हैं वहां वहां नया फंगस ग्रो कर सकता है। मोल्ड, ये आपको पेपर, वुड, क्लोथ, एनिमल डंग पर मिलेगा। 2 से 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ हो सकती है। एंड ये मैच स्टिक शेप का होता है। लग रहा है ना माचिस की तिल्ली लग रही है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट इज यूनिसेल्युलर फंगस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा शुगर रिच सब्सटेंसेस में ग्रो करती है एंड हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन में। यानी कि मान लो अल्कोहल इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये है स्ट्रक्चर, राइजोइड्स बोलते हैं इसको, रूट्स को राइजोइड्स बोलेंगे। एंड इसके ऊपर ये देख रहे हो मैचस्टिक लाइक स्ट्रक्चर है। ये बेटा ईस्ट है, ईस्ट इज यूनिसेल्युलर, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसके पास वैक्यूल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। मोल्ड, मोल्ड में हाइफेई जो है वो नरिशमेंट डिराइव करता है जहां पर प्रेजेंट होगा जिस सरफेस के ऊपर। एंड बेसिकली बेटा फंगस के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है ना, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। होता क्या है, मान लो फंगस को कोई चीज खानी है, ये फंगस है और फंगस को कोई चीज खानी है, ये इसका फूड है, तो फंगस अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स बाहर निकाल देती है। ये केमिकल्स इस फूड के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और फिर इस फूड को ये वापस अपने अंदर ले सकती है। सो इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बोलते हैं, जो कि बॉडी से बाहर हो रही है। चलो
अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है, जो कि सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज इनका ब्रेक डाउन करती है बेटा, बट इट वर्क्स विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये काम करेगी। देन अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकती है फंगस, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक भी कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ईस्ट करती है बेटा। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट ये सेक्सुअल कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया की तरह भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। एंड ईस्ट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग की हेल्प से कर सकती है। मोल्ड के एग्जांपल्स है म्यूकर और राइजोपस। ईस्ट के एग्जांपल्स है ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नाउ व्हाट इज द यूजफुल रोल बेटा, बेकिंग इंडस्ट्री में जब केक को बेक करना देखते हो ना, बड़ा स्पंजी स्पंजी सा होता है, या फिर इडली वगैरह जो बनता है उसके अंदर भी हम इसको यूज करते हैं, बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द फर्मेंटेड फूड, जैसे इडली, डोसा और बेकरी प्रोडक्ट्स। बहुत सारी स्पीशीज है पेनिसिलियम की जो कि चीज बनाने में हेल्प करती है। पेनिसिलियम इज अ टाइप ऑफ फंगस, उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज है। कुछ स्पीशीज हैं जो कि एंटीबायोटिक्स बना रही है, कुछ स्पीशीज हैं जो बेटा देखो यहाँ पर फ्लेवर्ड चीज बना रही है। जब हम ईस्ट को फर्मेंटर्स में डालते हैं और शुगर डाल दें उसके अंदर, तो CO2 बनता है और साथ में इथेनॉल भी बन सकता है, जो कि अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर सिंपली इसका यूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। केक देखते हो अंदर से छेद 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 वाला होता है बेटा, वो CO2 गैस की वजह से उसके अंदर छोटे छोटे छेद आते हैं। मूविंग ऑन, आगे देखो, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, फंजाई यूज होती है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स जो हम यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड बनाने में भी हेल्प करेगी। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, बट हम इन केमिकल्स को आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। एंड कौन कौन से हैं वो एंजाइम्स? प्रोटीएजेस, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, अमाइलेजेस, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाला एंजाइम, सेल्यूलेजेस, सेल्यूलोज को तोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया और फंगस दोनों ये काम कर रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर गुड एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो फंगस से भी बनता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बना था ये भी हम पढ़ चुके हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, सम फंगस कैन ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे डेड प्लांट्स, एनिमल्स। आप देखते होगे बेटा, जब मिठाई पुरानी हो जाती है घर पे तो उसके ऊपर एक कॉटन कॉटन जैसा सामान ग्रो करना शुरू कर देता है, वो फंगस का मोल्ड ही होता है। ब्रेड कभी कभी खराब हो जाती है तो ब्रेड के ऊपर जो तुमको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर ग्रो करता हुआ दिखता है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस, ठीक है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग अल्कोहल। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि बियर, वाइन, इट इज ऑल्सो डन बाय यूजिंग फंगस। कौन सी फंगस है जो अल्कोहल बनाती है बेटा? ईस्ट बनाती है। देन ऑन कमर्शियल बेसिस, ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन सच एज बार्ले, व्हीट, राइस, मोलासेस, कॉर्न, स्टार्च, टॉडी एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस अल्कोहल। ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं ना, इन सबसे अलग अलग तरीके का अल्कोहल बन सकता है। Several industries use alcohol as solvent in the manufacture of some drugs। बेटा बहुत सारी ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं, उन दवाइयों के अंदर भी अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। The alcohol can be converted into vinegar with the help of acetic acid bacteria। 1 मार्क का क्वेश्चन है। विनेगर का कॉमन नेम क्या है? तुम केमिस्ट्री के बच्चे हो। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बेटा नूडल्स में, चाउमीन में डलता है, खा सकते हैं हम इसको, विनेगर को बोलते हैं ना। जब हम चाइनीज बनाते हैं उसके अंदर विनेगर डलता है, सोया सॉस डलता है, तो बेसिकली अल्कोहल से ही विनेगर बन सकता है विद द हेल्प ऑफ विच बैक्टीरिया? एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। देन आ गया हो फर्मेंटेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ईस्ट और बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन होता है एंड अल्कोहल बनता है। इथेनॉल इज द प्रोडक्ट, अल्कोहल जो बनेगा दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड एट अ कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 12% एंड इट कंसंट्रेशन स्टार्ट्स किलिंग ईस्ट। इथेनॉल बन गया, इथेनॉल ईस्ट ने ही बनाया। जब ईस्ट बना रही है इथेनॉल को और इथेनॉल 12% बन चुका है, उससे ज्यादा अगर इथेनॉल बन गया तो वो खुद ही ईस्ट को किल कर देता है। तो हम 12% होते ही इथेनॉल को निकाल लेते हैं। और बेटा अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग टाइप्स के अल्कोहल बनते हैं, ठीक है। वाइन भी बनती है इससे, विस्की भी बनती है, बियर भी बनती है, ठीक है, सारी चीजें इसी से बनती है।
वाइन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया तो हार्मफुल है और कभी कभी लिवर को भी डैमेज कर सकती है, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। फैटी लिवर ठीक हो सकता है। फैटी लिवर क्या होता है कि लिवर के जो सेल्स हैं या लिवर के बाहर फैट का डिपोजिशन हो गया, बट अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड पर हो जाता है तो लिवर ठीक नहीं हो पाता, उसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं, ठीक है। जिसमें बेटा ऑब्वियसली बॉडी बहुत ज़्यादा पीली पड़ जाती है, लिवर जो बाइल पिगमेंट्स बनाता है वो बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी से बाहर नहीं जाते, विच इज़ अगेन वेरी हार्मफुल। एंड दिमाग काम नहीं करता, बॉडी हेयर मसल वेस्ट हो जाती है, क्योंकि लिवर हमारा मल्टीटास्किंग ऑर्गन है। लिवर डैमेज हो जाता है तो काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स भी साथ साथ हो जाती हैं। देन अगर हम बात करें चीज मेकिंग की, तो चीज इज द मिल्क प्रोडक्ट विच इज वेरी गुड, ठीक है। चीज के अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा होता है एंड इट इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। इसके अंदर गुड फैट गुड प्रोटीन होता है एंड विटामिन ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, सम क्वांटिटीज ऑफ विटामिन बी इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो चीज इज वेरी हेल्दी, बट ये है कि चीज को अच्छे अमाउंट में, नॉर्मल अमाउंट में यूज करना चाहिए। चीज बनता कैसे? सबसे पहले मिल्क को फाड़ दो। देखते हो ना, मम्मी काफी बार घर पे पनीर बनाती होगी तो मिल्क के अंदर या तो लेमन या फिर विनेगर डाल देती होगी और मिल्क फट जाता होगा, इसको हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। तो बाय एडिशन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस में प्रेजेंट होता है बेटा? दही में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप गर्म दूध में दही में डाल दोगे तो दूध फट जाता है। देन प्रोसेसिंग ऑफ कर्ड, जैसे ही दूध फट गया तो एक उसका पानी अलग हो जाएगा और मिल्क के जो क्लॉट्स हैं वो अलग हो जाएंगे, तो आप इसको सेपरेट कर दो। प्रोसेसिंग ऑफ कर्ड, इट इज कॉल्ड एज कॉटेज चीज। आपने उसमें से पानी निकाल दिया, बची हुई चीज को आप कॉटेज चीज बोलते हो। एंड बेटा जो कॉटेज चीज होता है ना, दैट इज एक्चुअली द पनीर दैट वी मेक, बट एक होता है कॉटेज चीज, ठीक है। हम इंडिया में कॉटेज चीज और पनीर हम एक ही मान लेते हैं, बट एक्चुअली इट इज डिफरेंट। हमारा जो पनीर निकलता है ना, इसमें से हम बहुत सारा पानी निकाल देते हैं और बहुत ड्राई कर देते हैं हमारे पनीर को। वहीं पर जो कॉटेज चीज होता है, जो खाया जाता है, एज इट इज यूज किया जाता है, उसमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है। देन सॉल्टिंग ऑफ कर्ड, अब इसमें और मॉइस्चर अपने को रिमूव करना है तो आप इसमें नमक डाल दो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी नहीं होगी। फिर आप राइप या क्योरिंग ऑफ चीज करते हो, एक टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में इस चीज को रखा जाएगा एंड देन फिर हम उसको पैक कर सकते हैं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मशरूम कल्टीवेशन। देखो, चीज मेकिंग और मशरूम कल्टीवेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मशरूम कल्टीवेशन की, बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए और हमारे घरों में भी हम ये काम कर सकते हैं। अंदर हो सकता है, मतलब ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, कैन बी डन इंडोर्स। मशरूम जो है वो एक पर्टिकुलर अपने को कंपोस्ट चाहिए, खाद चाहिए पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। थोड़े बहुत स्टेप्स फॉलो करने हैं तो हम इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। मशरूम आर वेरी गुड सोर्स ऑफ नायासिन, पैंटोथेनिक एसिड एंड बायोटिन। बेटा ये दोनों ही हमारी बॉडी में डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तीनों चीज़ें। मशरूम को अगर हम देखें तो बहुत लाइट होता है, क्योंकि 85 से 90% तो इसके अंदर पानी है, 3% प्रोटीन होगा, 4% कार्बोहाइड्रेट है, फैट देखो कितना कम है, और सिर्फ 1%, 0.3 to 0.4% फैट एंड 1% विटामिन एंड मिनरल्स। फैट बहुत कम है इसके अंदर। हमारे इंडिया में जो सबसे कॉमन मशरूम है दैट इज व्हाइट बटन मशरूम, जिसको अगैरिकस बिस्पोरस बोलते हैं, और एक है पैडी स्ट्रॉ मशरूम, और एक है ऑयस्टर मशरूम जिसको हम प्लूरोटिस बोलते हैं। ये है तुम्हारा ऑयस्टर मशरूम, ठीक है। ये हमारे बटन मशरूम है जो सबसे ज्यादा हमारे घर पे भी बनते हैं बेटा, मार्केट में मिलते हैं ना, ब्लू कलर की डब्बी में, ठीक है। अब हम इसको कैसे ग्रो करेंगे? हम बात कर रहे हैं हमारे इंडियन मशरूम की, विच इज अगैरिकस बिस्पोरस, सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। पहला स्टेप क्या है? खाद बनाओ, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में आप क्या करते हो? व्हीट और पैडी स्ट्रॉ, चिकन मैन्योर या फिर कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाल दो। इसको आप 50 डिग्री सेल्सियस पर रखो 1 हफ्ते तक। फिर उसके बाद डाल दो मशरूम के सीड्स। मशरूम को डालना है, मशरूम के बीज डालने हैं। मशरूम के अंदर, मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगस, तो इसके अंदर माइसीलियम होगा, वो माइसीलियम डालना है आपको इस खाद के अंदर एंड अच्छे से स्प्रेड कर दो, 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। तीसरी चीज क्या होगी? अब आपको इसके ऊपर सॉइल की एक और लेयर डालनी है, तो आपने इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया, यानी कि केस चढ़ा दिया, केसे। A thin layer of soil is spread over the compost. It gives support to the mushroom. ह्यूमिडिटी भी मिलेगी, जल्दी से सूखेगा नहीं जो आपका खाद प्रिपेयर हुआ है, और टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा। बेटा ये टेम्परेचर थोड़ा ठंडा कर देता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको मेंटेन करते हैं ताकि पेस्ट की ग्रोथ ना हो, डिसीजेज उस पर ना लगे।
फिर आपको क्या करना है, क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग। माइसीलियम जो है वो 2 से 6 हफ्ते में ग्रो हो जाएगा, आपको छोटे छोटे बटन हेड्स दिखेंगे। देन बटन स्टेज विच ग्रोज बिगर अटेनिंग मार्केटेबल साइज, फिर आप इसको मार्केट में बेच सकते हो। मार्केट में बेचने के लिए इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। प्रिजर्वेशन के लिए हम पूरी एयर को निकाल लेते हैं, तो वैक्यूम पैकिंग बोलते हैं इसको। देन गिविंग गामा रेडिएशंस एंड स्टोरिंग एट 15 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज ड्राइंग इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ब्राइन सॉल्यूशन। बेटा ये भी कुछ तरीके हैं जिससे हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। देन व्हाट इज द हार्मफुल रोल, हमारे कपड़ों को खराब कर देती है। तभी आप देखते हो मम्मी जो है वो नैप्थलीन बॉल्स डालती है जो कि फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट इसको सड़ा गला सकता है। देन बेटा डिसीजेस पर आ जाते हैं। बैक्टीरिया के डिसीजेस आपने पढ़े कौन कौन से हैं, प्लांट्स में है लोबिया के अंदर जो हो रहा था, एंथ्रेक्स जो एनिमल्स में हो रहा था, ठीक है, बोवाइन ट्यूबरक्यूलोसिस भी एनिमल्स में हो रहा था। अगर हम बात करें फंगस की, तो फंगस जो है प्लांट्स में रस्ट कॉज कर सकती है, वीट में स्मट और एर्गट जैसे डिसीज कॉज कर सकती है। एंड ये टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स हैं, जस्ट रीड दिस, ठीक है, इसको एक बार बस रीड कर लेना, इसके रट्टे नहीं मारने हैं। मूविंग ऑन, नो मूविंग ऑन, बट येस आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसके अंदर आपको पढ़नी है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसमें हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की ज़्यादा बात करनी है। तो बैक्टीरिया के जो टाइप्स है ना, नॉट टाइप्स, बैक्टीरिया की शेप्स। तो बेटा बैक्टीरिया की शेप्स आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी है, उस पर क्वेश्चन आता है। देन एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। देन उसके बाद टॉक्सिन्स, टॉक्सॉइड्स, ये सब आपको पढ़ना है। वैक्सीनेशन और ऑल तो आप बाकी आगे चैप्टर में पढ़ने ही वाले हो। अगर हम फंगस की बात करें तो ईस्ट का क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। मशरूम जो होते हैं दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस, एक फैक्ट बता रही हूँ। एंड एक होता है बेटा टोडस्टूल, ये दोनों ही एक टाइप के फंगस हैं, दोनों ही सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। मशरूम इज बेसिकली एडिबल, मशरूम तुम खा सकते हो, बट जो टोडस्टूल होते हैं ना दीज आर मोस्टली पॉइजनस, सो दीज आर इनएडिबल, ठीक है, ये आप नहीं खा सकते हो। और एक्चुअली टोडस्टूल बड़े कलरफुल से होते हैं, तो जंगल में आपको कुछ भी मशरूम जैसा दिखे तो नहीं खाना है, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला और उससे डेथ हो जाए, वो टोडस्टूल हो सकता है। मशरूम आर यूजुअली एडिबल, ठीक है। एंड फंगस में और क्या पढ़ना है आपको बेटा, मोल्ड का स्ट्रक्चर और मोल्ड का एग्जाम्पल्स, ठीक है, राइजोपस एंड म्यूकर। उसके बाद वैक्सीन्स के नाम इंपॉर्टेंट है, बट वो वैक्सीन्स के नाम जो बैक्टीरिया के अंदर आपने पढ़े हैं वो आप आगे भी पढ़ोगे, जैसे BCG एंड TAB वैक्सीन, ये आपको पढ़ना है। बैक्टीरिया के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो 3 आपने बैक्टीरिया पढ़े हैं ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों में कौन सी बीमारी हो रही है, ये तीनों बैक्टीरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। फंगस में आपको पेनिसिलियम, क्राइसोजेनम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हालांकि आपका जो पेपर है वो स्कूल में ही बनेगा, तो आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस चैप्टर में करने हैं, क्राइसोजेनम, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड बच्चा, आई होप दैट इट हेल्प्ड। और बैच के जो बच्चे हैं उनके लिए क्विक रिवीजन हो गया होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक बैच में एनरोल नहीं किया है आप अभी भी बैच में एनरोल कर सकते हो, एंड आप डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे वी आर वेरी लिमिटेड, एंड आपकी एक बहुत कम टाइम पे फाइनल रिवीजन करनी है जो हम कर चुके हैं, बट टू स्टडी इन डिटेल वी हैव रेडिएंट बैच जिसमें आप ये सारी चीज़ें डिटेल में मेरे साथ पढ़ सकते हो। चलो मैं आपको मिलूंगी जल्दी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।